आज हम इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी बातें आपको बताता चलूं कि अगर आपके जहन में ये गलत फहमी है कि कहीं ये कोर्स जो है आपको वेब डिज़ाइनिंग सिखा रहा है, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट सिखा रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए VU के अंदर एक अलग से कोर्स है CS202। तो वहाँ इंशाल्लाह आप अगर वो कोर्स पढ़ेंगे, अगर आपकी डिग्री प्रोग्राम में वो कोर्स शामिल है, तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वहाँ जाके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही मामूली सा है। और वेब एप्लीकेशन को चलाने में जितनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये कोई वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं है, ये कोर्स है जावा की लैंग्वेज के लिए। जावा हम इसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जावा लैंग्वेज का, कि जावा जो है वो एक बहुत ही मॉडर्न, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज बन के उभरी है। 1995 से अब तक जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर C++ के प्रोग्रामर थे वो शिफ्ट हो गए जावा में। और उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि C++ के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट आपकी, ठीक है, और आपकी पॉइंटर्स, ये जो दो चीज़ें थी ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट और आपका जो पॉइंटर है, ये बहुत परेशान करते थे प्रोग्रामर को। उससे ये नुकसान होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा बात का यादा करता चलूं कि ये जो दो चीज़ें थी ना वो इतनी प्रॉब्लमैटिक थी कि इनको हल करने के लिए अगर इनमें कोई गड़बड़ हो गई, कोई प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई, तो आपका प्रोग्रामर का पूरा टाइम इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने में लग जाता था, बजाय ये कि वो अपने प्रोग्राम के फीचर्स पे, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर तवज्जो दे। वो ज़्यादा टाइम पॉइंटर्स सही तरह से नहीं लगाए, मेमोरी मैनेजमेंट सही तरह से नहीं की, तो प्रोग्राम आपका चलते चलते क्रैश हो जाता था और वो बड़ा एनोइंग होता था और लोगों की पूरी रातें जो हैं वो काली हो जाती थी इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने में। गो के C++ अभी भी एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन उस पावरफुल होने के साथ साथ आपको उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये थी कि C++ कोई बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कोई इतनी रेलेवेंट लैंग्वेज नहीं थी। गो के उसमें बनाई जा सकती थी, लेकिन इतनी रेलेवेंट नहीं थी। तो जावा का बनाने का मकसद तो एक ये था कि भाई आप इंटरनेट पर तेज़ी से एप्लीकेशन डेवलप कर सकें, मल्टी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। दूसरा ये था कि हम बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन डेवलप करें, जिसमें आपके डेटाबेसेस शामिल हैं, वेब सर्विसेज शामिल हैं, वेब APIs, JSON, ये सब इन चीज़ों का इस्तेमाल हो, डेटाबेसेस का इस्तेमाल हो, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर उसमें बना सकें। तो ये सब चीज़ें C++ में भी बन जाती थी, लेकिन बहुत मुश्किल थी करना। तो ये जावा का एक मकसद ये भी रहा बनाने का कि वो चाहते थे कि बिजनेस फ्रेंडली और बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो। तो उन्होंने सिंटैक्स तो जावा का ही यूज़ किया मैक्सिमम, इसमें कॉन्सेप्ट भी ज़्यादातर उसमें C++ के यूज़ किए, कॉन्सेप्ट भी सारे C++ के यूज़ किए, लेकिन और बहुत हद तक सिंटैक्स भी उसका वैसे ही था, लेकिन उन्होंने चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों का हटा दिया इसमें से। तो इसमें से मेमोरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, पॉइंटर्स तो खैर उन्होंने सिरे से ख़त्म ही कर दिए। गो के पॉइंटर्स इंटरनली अब भी जावा में होते हैं, लेकिन वो इस दर्जे में नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम दे सकें। जहाँ तक मेमोरी मैनेजमेंट का सवाल है, तो वो जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम उसको कंट्रोल करता है। तो आपको इस बात से बिल्कुल बरी ज़िम्मा कर दिया गया एक प्रोग्रामर को कि वो मेमोरी के बारे में बिल्कुल भी कुछ सोचे, ठीक है ना। इसके अलावा टेम्पलेट्स, जो कि अब भी जावा में किसी न किसी अंदाज में आगे जाके आप पढ़ेंगे, जेनेरिक्स इंशाल्लाह, जेनेरिक्स, तो वो भी तकरीबन कॉन्सेप्ट वैसा ही है, लेकिन टेम्पलेट्स थोड़ी से मुश्किल कॉन्सेप्ट था, तो उसको उन्होंने थोड़ा आसान करके जेनेरिक्स का नाम दिया, और वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को तो जावा में बिल्कुल ही सिरे से निकाल दिया गया। गो के कुछ लैंग्वेजेस जैसे C# हैं
वो ऐसी लैंग्वेज है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप उसको अलाउ कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ ये सब चीज़ें नहीं। तो हम तो यहाँ जावा की डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बात की तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो जावा का जो मेन कोर मकसद था वो ये था कि एक दफ़ा आप प्रोग्राम को लिखें और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला दें, क्योंकि जावा इंटरनेट पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे थे, अगर आज भी आप देखें तो इंटरनेट के ऊपर कुछ मशीन इंटेल के प्रोसेसर्स पे चल रही हैं, कुछ मैक पे चल रही हैं, कुछ स्पार्क पे चल रही हैं। तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन चल रही हैं और एक हेट्रोजीनियस टाइप का इन्वायरमेंट है। तो वहाँ एक ऐसी लैंग्वेज को तख्लीक करना जो सब पर एक जैसी चले, वो थोड़ा मुश्किल काम था। तो उसको आसान करने के लिए इन्होंने किया क्या कि जो आपका कोड था वो उसको अलग कर दिया कंपाइलेशन का। और जो आपका कोड, अगर आपको याद होगा CS201 में अगर आपने लिंकर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो होता ये था कि आप जब अपना C++ का कोई कोड राइट करते थे, कोई प्रोग्राम लिखते थे C++ में, जब उसको कंपाइल करते थे किसी मशीन के ऊपर, तो लिंकर का इस्तेमाल करते थे। लिंकर क्या करता था, इस पूरे कोड को पढ़ के वो लिंकर के ज़रिए उस मशीन से रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देता था। जैसे विंडोज़ में आपने देखा होगा कि EXE जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो जब भी आप विंडोज़ पे C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कंपाइलर उसको इंटेल के प्रोसेसर के हिसाब से कंपाइल कर देता है, विंडोज़ के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से और प्रोसेसर के हिसाब से, और वो EXE जनरेट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा लाइनक्स पे मुख्तलिफ है, लाइनक्स पे EXE फाइल्स नहीं होती, किसी और टाइप की फाइल्स होती हैं, तो वो लाइनक्स के हिसाब से ज़ाहिर होती थी। तो हर चीज़ पर जब भी आप C++ का कोड इन सारे इन्वायरमेंट में से किसी एक पे भी लिखते थे तो वो मुख्तलिफ होता था हर प्लेटफॉर्म के, हर प्रोसेसर के हिसाब से। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो मशीन डिपेंडेबल कोड है उसको अलग कर दिया और जो आपका प्रोग्राम है उसको अलग कर दिया, और जो मशीन डिपेंडेंट कोड है उसको, उसकी जिम्मेदारी जावा रन टाइम, जावा वर्चुअल मशीन की सुपुर्द कर दी गई। और उससे ये हुआ कि जो आप कोड राइट कर रहे हैं, जैसे मैंने विंडोज़ में कोड राइट किया जावा का, ठीक है ना, सोर्स कोड राइट किया, उसको मैंने जावा से कंपाइल किया, JDK हम डाउनलोड करके, अभी इसी लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि JDK को कैसे डाउनलोड किया जाता है, जावा डेवलपमेंट किट, जिससे आप जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल करते। तो वो कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट कर दिया करता था। ये बाइट कोड जो है ये क्लास होती है, और ये मशीन इंडिपेंडेंट क्लास, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट क्लास बनती है। ये कोई EXE फाइल नहीं बनती। इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाइएगा कि ये कोई EXE फाइल बनाएगा। तो ये आपको सिर्फ क्लास फाइल बना के दे देगा। वो क्लास फाइल आप उठाएं और वहाँ जहाँ जहाँ जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हुई है, जहाँ पे आपके पास जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल हुआ है, वहाँ आप इस क्लास को जाएं, तो वो क्लास को रन टाइम पे इस मशीन के और इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से लिंकर का काम करता था और वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये इसकी बड़ी एक बहुत खूबसूरती थी जावा लैंग्वेज की कि प्रोग्रामर सिर्फ अपना कोड राइट करेगा, बाकी जो सारी जिम्मेदारी है, सारी की सारी जिम्मेदारी है मशीन से रिलेटेड ट्रांसलेट करने की, वो जावा रन टाइम उसको हैंडल करेगा, जावा वर्चुअल मशीन उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से बाइट कोड जनरेट हो जाता था और फिर जावा इंटरप्रेटर जो कि रन टाइम का हिस्सा है उसको कंपाइल करके मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता। ये थोड़ी सी बातें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, हम इंशाल्लाह आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इस कोर्स में, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कैसे करते थे कि जब आपने जावा की फाइल बनाई कोड एडिटर में, उसके बाद उसको कंपाइल किया, जावा सी के नाम से कमांड हमारे पास प्रोग्राम है जो जावा डेवलपमेंट किट के साथ आता है, उससे कंपाइल किया और उसको बाइट कोड में उससे कन्वर्ट कर दिया, क्लास फाइल बना दी, और उस क्लास फाइल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले चलें और वहाँ जाके जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को लेते हुए आप उसको उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से एग्जीक्यूट कर दें। तो ये बिल्कुल एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड हो जाता था, जिसको ये लोग वोरा भी कहते हैं कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी सी तफसील दी हुई है जो कि मैं आपको वर्बली बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जावा प्रोग्राम सोर्स कोड आर कंपाइल इनटू द फॉर्म ऑफ जावा बाइट कोड्स। तो बाइट कोड यानी क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता था, कंपाइल कर देता था। तो जावा कंपाइलर रीड द जावा
source file and translate into source into Java bytecode and place the bytecode into a class file। तो ये क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता था। तो ये आपका स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा काम करता था, ये जनरेट कर देता था कंपाइलर। इसको पढ़ लीजिएगा आगे। जावा सोर्स कोड, तो सिंपल अल्फाज में क्या करते थे कि आप जावा का सोर्स कोड लिखते थे, फिर उसको कंपाइल कर देते थे। कंपाइल करके आपको जावा की क्लास फाइल मिल जाती थी और उसके बाद उसको वर्चुअल मशीन जहां पे भी आपको उस अपने प्रोग्राम को चलाना है, वहां पे जहां JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अवेलेबल है, वहां जाके आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो देख लीजिए ये जावा वर्चुअल मशीन की। मैं बहुत ज़्यादा तफसीलात में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तफसील में गया तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और फिर मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद फौत हो जाएगा। तो लम्हा बलम्हा इंशाल्लाह थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में आपको सब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपकी एप्लीकेशंस हैं जो आपने लिखी हैं। वर्चुअल मशीन जावा रन टाइम का हिस्सा है और वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम्स ने, ओरेकल ने इसको डेवलप किया हुआ है, हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग। तो वहाँ पे वो चल रहा है और वो हर उसका प्रोसेसर्स बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो कोड आपने राइट किया है वो एज इट इज सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगा। जहां जहां जावा रन टाइम अवेलेबल है वहां वहां वो चीज़ एग्जीक्यूट एज इट इज हो जाएगी। आपको कोई चीज़ भी करने की तो की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो कहने का मकसद क्या हुआ, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आपको जावा रन टाइम अवेलेबल है वहां पर आप जाएं और अपनी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर दें विदाउट नीड टू वरी अबाउट व्हाट आर द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक थिंग्स। तो इस कैद से जो है एक प्रोग्रामर आज़ाद हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब अगर इस आगे लेक्चर के आगे चलते हैं, तो जावा रन टाइम जो मैंने बताया कि ये रन टाइम हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। लाइनक्स के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए, सोलारिस के लिए, मैक के लिए, हर चीज़, इवन रेस्पबेरी पाई के लिए जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतनी सी डिवाइस आती हैं, उनमें भी आपने देखा होगा, देखेंगे कि उसमें वहाँ पे भी जावा रन टाइम अवेलेबल। तो जावा रन टाइम में क्लासेस होती थी, जो कि मैं शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि क्लासेस होती हैं, रेडीमेड क्लासेस होती हैं प्रोग्रामर की जॉब को आसान करने के लिए। इसमें मैथ्स की क्लास है, स्ट्रिंग्स की क्लास है, सॉकेट आपने खोलना है, सॉकेट प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो वो सारी की सारी क्लासेस इसमें दी हुई होती थी। प्रोग्रामर इन क्लासेस को यूज़ करते अपने सोर्स कोड में और उसके ज़रिए एप्लीकेशंस बना के जावा वर्चुअल मशीन में अपना कोड एग्जीक्यूट करते थे और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड करके जावा रन टाइम पे अपने प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिक करके, हार्डवेयर स्पेसिफिक करके जो है उस कोड को चला देता था। तो जावा ऑलमोस्ट सारी की सारे प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के हर चीज़ पे तकरीबन अवेलेबल है। तो इस वजह से ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त लैंग्वेज और एक पावरफुल लैंग्वेज बन के उभरी। तो ये इस लैंग्वेज का फ़ायदा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब ये मैं दोबारा से आप बताऊँगा तो बिला वजह रिपीट हो जाएंगी चीज़ें। तो आप पहले अपने कोड को राइट करते थे, फिर कंपाइल करते थे, फिर लोड करते थे JRE के ज़रिए जो जावा रन टाइम है। अच्छा, यहाँ पे जो जावा रन टाइम है ना आपका, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, जो जावा रन टाइम है वो सारा का सारा वेरीफाई करता है कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले कि ये कोड कहीं ख़तरनाक तो नहीं है, कहीं मेमोरी मैनेजमेंट तो जाके मेमोरी के हिस्से को तो नहीं छेड़ा, किसी हार्डवेयर के हिस्से। क्योंकि C++ में प्रोग्रामर्स जो हैं वो वायरसेस भी डेवलप कर लेते थे, लेकिन जावा में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस किस्म की कोई भी हरकत कर सकें, क्योंकि जावा रन टाइम, जावा बाइट कोड वेरीफायर किसी भी ऐसे कोड को एग्जीक्यूट होने नहीं देगा जो किसी मशीन के लिए हार्मफुल हो, आपके फाइल सिस्टम के लिए हार्मफुल हो या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्मफुल हो। तो ये इस तरीके से पूरा होता था कि भाई एडिटर में आपने कोड लिखा, वो डिस्क पे सेव कर दिया, फिर कंपाइल किया, कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट कर दिया, फिर क्लास लोडर, फिर डिस्क पर वो सेव हो गई क्लास, उसने सी क्लास की फाइल बना दी। ठीक है, ये क्लास की फाइल आपकी बन गई। उसके बाद बाइट, जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो बाइट कोड वेरीफायर ने उसको
वेरीफाई किया और उसको मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया और इंटरप्रेट। जावा बेसिकली पार्शियली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और पार्शियली कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ये कुछ बीच की कहानी है, ये ना कंपाइल्ड है ना आप इसको इंटरप्रेटेड कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपाइल्ड इस सूरत में नहीं, इस वजह से नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और इंटरप्रेटेड इस सूरत में है क्योंकि इसमें जो कोड आप राइट करेंगे वो सारा का सारा दोबारा से एग्जीक्यूट होगा जब भी आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो कोड चलेगा। तो शुरू में जब जावा इंट्रोड्यूस हुई तो ये काफ़ी चीज़ें स्लो थी, लेकिन बाय द टाइम ऑफ इंक्रीज ऑफ मेमोरी, रिवोल्यूशन इन दिस कंप्यूटर हार्डवेयर, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती चली गई और जावा आज तकरीबन जो C++ के मुकाबले में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं ऑलमोस्ट उसी स्पीड पर जावा की एप्लीकेशंस भी काम करती हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था आपका, जावा का शुरू की बातें थी। ये सारी की सारी आप पढ़ लीजिएगा, हैंडआउट्स में आपकी दी हुई हैं, ये मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कुछ बुक्स हैं बड़ी अच्छी, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं, लिंक्स दे रखे हैं, ठीक है। जावा इनिशियली तो सन माइक्रोसिस्टम्स का प्रोडक्ट था, लेकिन सन माइक्रोसिस्टम्स को 2009 में ओरेकल ने ख़रीद लिया था। तो अब जावा जो है वो ओरेकल का प्रोडक्ट है, जो डेटाबेस बनाने में बहुत मशहूर हैं, ओरेकल डेटाबेसेस, ओरेकल फॉर्म्स, ओरेकल ERP सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ी जो कंपनी है ओरेकल IT की, उसके अंडर जावा जो है, जावा अब उनका ऑफिशियली प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं कि हम आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको करके बताऊंगा कि आपको जावा डेवलपमेंट किट कैसे इंस्टॉल करनी है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो लामोहल्ला आपको जावा डेवलपमेंट किट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जावा डेवलपमेंट किट कैसे डाउनलोड करनी है, कौन सा कोड एडिटर यूज़ करेंगे हम, ये सारा जाके मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको सिर्फ अपने प्रोग्राम को चलाना है तो JRE काफ़ी है, सिर्फ JRE इंस्टॉल कर लीजिए और वो आपके प्रोग्राम को चला देगा। लेकिन अगर आपको डेवलप करना है तो आपको JDK जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ आप कोड राइट करेंगे और JRE उसको एग्जीक्यूट करेगा। JRE जैसे मैं बता चुका हूँ कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म, आपका नोकिया का मोबाइल, आपके TV सेट्स, आपके एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस, आपकी वेब एप्लीकेशंस, आपके जितने भी IoT की चीज़ें हैं वो, इसके अलावा मैक पे, विंडोज़ पे, लिनक्स पे, सोलारिस के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट मौजूद है, डेवलपमेंट किट मौजूद है। आप वहाँ से एप्लीकेशन लिखें, विंडोज़ में चला लें, विंडोज़ में एप्लीकेशन लिखें, लिनक्स पे चला लें, लिनक्स में लिखें, मैक पे चला लें, तो ये किसी भी अंदाज में कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बस ये मुख्तसर सा ये चैप्टर था। आगे जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी अगर मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो ये शायद आपकी समझ में ना आए। तो इंशाल्लाह हम आगे के अगले इस लेक्चर के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से जावा डेवलपमेंट किट को अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप कोड स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एडिटर में। इंस्टॉल करने से पहले एक बात आपको बताता चलूं कि जावा में बहुत सारे IDEs मौजूद हैं जिसमें आप कोड राइट कर सकते हैं। बहुत सारे किस्म के IDE मौजूद हैं, बहुत सारे कोड एडिटर मौजूद हैं, जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, इंटेलिजे आइडिया है, ब्लूजे है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, जे डेवलपर है। तो बेशुमार एडिटर्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने बना रखे हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इनमें से कोई स्पेसिफिक यूज़ करें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस इन्वायरमेंट में रह के कोड राइट करना पसंद करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है और बहुत मशहूर है आजकल डेवलपर कम्युनिटी में। तो ये भी बिल्कुल फ्री है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे इसे। तो अभी सीधे चलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड JDK आपने लिखा, यहाँ पे आपने क्लिक किया। जावा जो है वो बहुत सारी इन्वायरमेंट में एडिशन में मौजूद है। जावा स्टैंडर्ड एडिशन है SE, फिर उसके बाद JME है, जावा मोबाइल एडिशन है, फिर उसके अलावा JEE है, जावा इंटरप्राइज एडिशन है। तो बहुत सारे जावा के एडिशन मौजूद हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे यूज़ करेंगे
स्टैंडर्ड एडिशन जो काफ़ी होगा इस कोर्स को में जावा का जो भी आप हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, कोड राइट करेंगे, वो जावा उसके लिए जावा स्टैंडर्ड एडिशन काफ़ी होगा। तो आप जब यहाँ इस सफ़े पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन दिखेंगे। जावा स्टैंडर्ड एडिशन 16 है जो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मौजूद है। इसके अलावा जावा 15 है, फिर जावा 11 है, फिर जावा 8 है, फिर जावा 7 है। तो आपने करना ये है कि वैसे तो आप अपना कोड राइट करें तो वो किसी भी एडिशन में चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा डाउनलोड करें लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन LTS, जिसके आगे लिखा हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो कोई और लेटेस्ट वर्जन आ चुका हो, और इसकी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन होते हैं, इनको सपोर्ट है ऑरेकल की तरफ से फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स, तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो ये स्टेबल वर्जन है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। वैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो चाहे जौन सा चाहे एडिशन डाउनलोड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन LTS पे जाएं। तो जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड आप यहाँ से कर लेंगे, क्लिक करें, यहाँ पे एक और पेज खुल गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बाइनरीज पड़ी हुई हैं आपके प्लेटफॉर्म, आपके हार्डवेयर और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। जावा लाइनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, सोलारिस के लिए अलग है, विंडोज़ के लिए अलग है। तो जो सा भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लें। मोस्ट प्रोबेबली आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, विंडोज़ 64 बिट एडिशन, तो उसके लिए आप यहाँ जाएं ये और इसको इस exe फाइल पे क्लिक करें और ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहें तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान ये होगा कि आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बेहतर होगा कि आप ये डाउनलोड कर लें। और ये मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे, ये डाउनलोड किया हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन चल पड़ेगी और सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉलेशन करते वक्त नोट कर लीजिएगा कि आपको कौन से स्पेसिफ़िक मतलब कहाँ स्पेसिफिक इंस्टॉल करना है, किस फोल्डर में आपको अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना है, वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे सर्च बार पे आके CMD और कमांड प्रॉम्प्ट को चूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है जावा वर्जन वर्जन। तो ये आपने जब कमांड एंटर की तो ये जावा का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जावा 11.0.10 ये लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है मेरे कंप्यूटर पे। तो ये भी यही, अगर ये यहाँ पे आप जावा लिखें और ये आपको कोई कमांड लाइन एरर दे दे तो उसके लिए सिंपल आपको करना ही होगा। अगर ये चल रहा है एज इट इज़ तो कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें, डायरेक्टली कोड राइट करें। और अगर ये नहीं चल रहा है तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि आप जाएंगे सर्च बार पे, वहाँ लिखेंगे ENV, तो यहाँ पे एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट खुलेगा। वहाँ पे आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल जहाँ लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करें। वहाँ पे जाएंगे तो आपको दो विंडोज़ खुल जाएंगी, एक तो यूज़र स्पेसिफिक होती हैं और एक सिस्टम स्पेसिफिक। यूज़र स्पेसिफिक सिर्फ उस यूज़र के लिए काम करेंगी और दूसरे यूज़र्स के लिए काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपने सिस्टम वेरिएबल्स में ऐड कर दिया तो फिर ये जो भी यूज़र सिस्टम में आपके कंप्यूटर में लॉगिन करेगा वो यूज़ कर पाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पाथ के ऊपर और फिर जाते हैं एडिट के ऊपर, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दो चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉलर ने मेरे ऐड कर रखी हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप exe फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब की सारे काम कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका जावा इंस्टॉल भी कर देगा। उसके बाद पाथ भी आपका ऐड कर देगा यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं है और आप जब जावा चला रहे हैं तो वहाँ पे एरर आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे न्यू लिखें और यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ, जैसा यहाँ देखें मेरे कंप्यूटर में, यहाँ पे अगर आप C पे जाएं और प्रोग्राम फाइल्स में जाएं और यहाँ जावा में जाएं, जावा का फोल्डर यहाँ बना हुआ होगा यहाँ, और इसमें JDK में जाएं और यहाँ बिन के फोल्डर में जाएं, तो ये सारा जावा का जो डेवलपमेंट किट है वो इधर इंस्टॉल होगा। तो ये आप इसको ऐसा करें कि यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ से कर लें कॉपी एड्रेस एज अ टेक्स्ट। जब आपने कॉपी कर लिया तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ जाएंगे न्यू
और यहाँ जाके उस पाथ को कंट्रोल V दबा के आप उसको पेस्ट कर देंगे और ओके करके बाहर आ जाएंगे। अगर हुआ है तो ऑलरेडी ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर ये इन केस अगर वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया हुआ है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा है दोस्तों ये होता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल जब आप सेट कर लेते हैं तो आपका जावा का कंपाइलर किसी जगह पर भी चलेगा, हर जगह पे वो काम करेगा। आप किसी भी फोल्डर में होंगे अपने सिस्टम में, कहीं पर भी होंगे, जावा को आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम अपना पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह राइट करेंगे। जो भी हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अब बनाने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी विजुअल स्टूडियो कोड की, जो आपका कोड एडिटर है जिसमें हम विजुअल स्टूडियो मतलब में हम कोड राइट करेंगे। तो देखें यहाँ लिखें VS कोड डाउनलोड और एंटर कर दिया आपने, तो ये आ गया पहला लिंक। आपने इस पर क्लिक किया, फिर जब यहाँ आए आप तो ये सारे के सारे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, यहाँ पे विंडो आपके पास आ गई। और आप यहाँ से अपने विंडो, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे ख्याल में मुझे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। जब आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें तो वहाँ पर ये जब आइकॉन आपके डेस्कटॉप पर आ जाए तो आप सिंपल उसको चलाएं विजुअल स्टूडियो कोड को। उसके बाद यहाँ पे जाएं, यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, Ctrl+Shift+X दबा के भी आप एक्सटेंशन पे जा सकते हैं और यहाँ पे लिखें जावा। तब आपने जावा लिखा तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन पैक्स है, जावा एक्सटेंशन पैक्स। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत मशहूर, वैसे तो मैंने जैसे कहा आपसे कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एडिटर, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत मशहूर है और बहुत पावरफुल एडिशन। इसमें आप C#, डार्ट, C++, लैंग्वेज, इसके अलावा PHP, सारे के सारे इन्वायरमेंट विजुअल स्टूडियो कोड को सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ सिंपली करेंगे ये, क्योंकि हम अब जावा चला रहे हैं तो जावा का एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे आके जावा एक्सटेंशन पैक, यहाँ पे अनइंस्टॉल मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का आइकॉन आ रहा है। अब यहाँ से इंस्टॉल कर लें। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो सिंपली आपने करना ये है कि इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद ये आपका फ़ोल्डर है जो मैंने अभी बनाया था, इस जहाँ पे आप अपना पहला कोड राइट करेंगे वहाँ एक फ़ोल्डर बना लें और सिंपली उस फोल्डर को लेके इस विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। तो जब आप ड्रॉप करेंगे दोस्तों तो विजुअल स्टूडियो कोड दोबारा ओपन हो जाएगा और आप देखें ये फ़ोल्डर यहाँ इसमें खोल लिया है। फिर यहाँ आप जाएंगे सिंपली यहाँ प्लस के साइन पे, वहाँ आप जाके अपना फ़ाइल लिखेंगे जिस फाइल के अंदर आप अपना पहला कोड राइट करेंगे। तो यहाँ हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, तो hello world.java हमने लिखा और एंटर दबाया। उससे होगा ये कि ये जावा का एडिटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने जावा का एंटर किया तो आपने देखें जो फाइल नेम को एंटर किया तो ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड समझ गया कि आप जावा का कोड राइट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। हाँ भाई, हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिल वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड और ये आप क्लास बना लेंगे। तो अगर आपको याद होगा कि C++ में भी आप पब्लिक का कीवर्ड पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर आप C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जावा के अंदर सिंटैक्स वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, जो भी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में है और जो C++ में मौजूद थे कॉन्सेप्ट, वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। बस फ़र्क इतना है जावा के अंदर के जो डेंजरस फीचर्स थे C++ के वो इसमें से निकाल दिए गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि क्लास हमने बनाई है, हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं देंगे जो कि C++ में देते हैं। इसके अलावा जब अगर आप कमेंट देना चाहें तो बिल्कुल उसी तरीके से // करके आपने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ अ सैम्पल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप सी प्लस प्लस में राइट करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ आपने लेना है कि ये इस तरह से भी कमेंट दे सकते हैं और इस तरीके से भी आप कमेंट दे सकते हैं। तो आपको याद होगा सी प्लस प्लस हमने पढ़ी थी CS201 के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हर प्रोग्राम के अंदर एक जो है वो मेन फंक्शन होता है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जावा में भी मेन फंक्शन होता है। उसके लिए मैं सिंटैक्स यहाँ लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये आर्ग्यूमेंट्स आपकी आ गई। उसके बाद ये आपका मेन मेथड आ गया। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी से वाकफियत हासिल कर लीजिए। आप वहाँ पे मेंबर फंक्शन कहते थे, क्लास मेंबर फंक्शन, यहाँ पे उसी को आप मेंबर फंक्शन को कहेंगे मेथड्स। मेथड्स का कीवर्ड यूज़ होता है, चीज़ वही है, सिर्फ नाम बदला हुआ है। तो एक बात का ख्याल ये रखिएगा कि जो फाइल नेम आप यहाँ दे रहे हैं, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो एज इट इज़ आपने यहाँ पे भी इसको नाम देना है। अगर आप इसको यहाँ पे कुछ और दे देंगे तो फिर इसका नाम भी आपको बदलना पड़ेगा। तो जो फाइल का नाम आपने दिया वही फाइल आप यहाँ देंगे, नाम यहाँ देंगे, उसके बाद आप अपना कोड राइट करना शुरू करेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आप देखें जावा के अंदर कुछ कन्वेंशंस फॉलो होती हैं, जो हर लैंग्वेज की अपनी कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है H कैपिटल में दिया हुआ है, फिर सारा स्मॉल है, फिर W कैपिटल में दिया हुआ है, बाकी सारा स्मॉल है। तो जावा की क्लास जो होती है वो हमेशा कैमल नोटेशन में पास्कल नोटेशन में होती है, जिसमें हमेशा पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। इसी तरीके से W कैपिटल, बाकी सारे ORLD स्मॉल। तो ये पास्कल नोटेशन में आप इसको देते हैं कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल कर देते हैं, बाकी सब स्मॉल कर देते हैं। और इसके अलावा जब आप मेथड्स अपने राइट करते हैं तो मेथड के लिए आप पास्कल आप कैमल केस यूज़ करते हैं, उसमें करते ही हैं कि आप अपना जो पहला वर्ड है वो हमेशा स्मॉल रखेंगे, बाकी सारे के सारे जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आप कैपिटल कर देंगे। तो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपको मैं अलग से एक शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा जावा कन्वेंशंस के बारे में। कन्वेंशंस को आप फॉलो किया करें, क्योंकि कन्वेंशन जो है वो स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड इन जावा है। हर लैंग्वेज के अपने कन्वेंशंस होते हैं, उसके हिसाब से कोड राइट किया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि सारे के सारे प्रोग्रामर एक ही स्टाइल को, एक ही वे को फॉलो करें। तो इसीलिए ये कन्वेंशंस को फॉलो करना अच्छा रहता है, ताकि आपका जब आप कोड राइट करें तो वो एक स्टैंडर्ड वे में कोड हो, नॉर्मल वे में कोड हो। तो आप चाहें तो इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड स्मॉल में लिख दें, लेकिन फिर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, कन्वेंशनल के हिसाब से नहीं होगा। तो जाहिर है वो चीज़ फिर नॉन स्टैंडर्ड होगी। चलेगा आपका कोड ज़रूर, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड वे में आपने कोड लिखा होगा और वो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि अगर आपने जब कोड लिखा उसके बाद वो किसी और ने उसको चला के देखा उसको, तो वो उसकी समझ में शायद ना आए। क्योंकि स्टैंडर्ड वे एक आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कोड किसी भी लैंग्वेज में चलाएं, जावा हो या सी हो या कोई और लैंग्वेज हो, उसके अपने कन्वेंशंस को, उसके स्टाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ करली ब्रेसेस उसी लाइन पे दे दिया, मैं चाहता तो इस लाइन को यहाँ पे कर देता और इसको मैं यहाँ पे कर देता, तो तब भी मेरा कोड काम ज़रूर करेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है वो ये है कि जब भी कोई मेथड लिखें या क्लास लिखें तो उसके फ़ौरन आगे आपने करली ब्रेसेस दे देने हैं, उसके अगली लाइन में नहीं देने, क्योंकि यही वे ऑफ राइटिंग है, यही कन्वेंशन का उसूल है जावा के कन्वेंशन का, कि आपने करली ब्रेसेस को उसी लाइन पे लिखना है, अगली लाइन पे नहीं लिखना है। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि कन्वेंशंस को फॉलो करें। तो जैसे आपको याद होगा आप C++ में लिखते थे सी आउट लेस देन हेलो वर्ल्ड, तो बिल्कुल इसी तरीके से जावा में भी लिखा जाएगा। इस तरीके से अगर आपको याद होगा लिखते थे, तो जावा में इस तरीके से लिखा जाएगा system.out.println, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसके बाद डबल कोटेशन को क्लोज करके आपके अपने पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन डाल देंगे। बिल्कुल वही अंदाज है दोस्तों जो C++ का था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपने C++ को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इसमें आपके लिए कोड राइट करना बहुत ही आसान होगा। तो
ये छोटा सा कोड है हेलो वर्ल्ड राइट करने के लिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही सी प्लस प्लस वाले यूज़ होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होंगे। और कुछ आपके लिए खुशखबरी यह है कि जावा में जितने भी सी प्लस प्लस के डेंजरस फीचर्स थे वो सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। तो ये हमने कोड राइट कर लिया, अब हम इसको चला के देखते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पे गया, आप यहाँ से भी चला सकते हैं रन करके, रन जावा प्रोग्राम। और अगर यहाँ से नहीं चलाना चाहते तो सिंपली आप यहाँ जाएँ रन और यहाँ लिखें स्टार्ट डिबगिंग। तो जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आप देख रहे हैं आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चल पड़ा। तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, जावा में कंपाइल हो गया। और ये एक बाइट कोड में डॉट क्लास की फाइल में कन्वर्ट हो गया और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हेलो वर्ल्ड आपने लिखा। अब इसी कोड की क्लास फाइल को आप उठाएंगे, किसी और प्लेटफॉर्म में लेके जाएंगे, वहाँ पर भी एज इट इज़ विदाउट डूइंग एनीथिंग। वहाँ पे सिर्फ आपको क्या चाहिए होगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा बस। बाकी सारी की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आप इंशाल्लाह ग्रेजुअली सीख जाएंगे। तो ये हमने कोड चला लिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का आ रहा है। तो सिंपली मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर इस आईडी को बंद कर देता हूँ। अब हम जाते हैं फोल्डर में। तो ये CS506 का फोल्डर है। यहाँ देखें ये कोड राइट किया लिखा हुआ है, मेरी जो फाइल बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर जाता हूँ, यहाँ CMD लिखता हूँ। तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ जाके आप देखिए लिखता हूँ जावा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरी ये फाइल पड़ी हुई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो जावा जो मैंने लिखी थी। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो मैं इसके इस तरह से करूँगा, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा और एंटर प्रेस करूँगा। तो आपका कोड कंपाइल हो गया, कंग्रेचुलेशंस। अब आप देखिए यहाँ पे क्लास आ गई, ठीक है, ये क्लास आपकी कंपाइल हो गई, ये फाइल नई जनरेट हो गई क्लास फाइल। इस फाइल को, ये बाइट कोड है, जो भी क्लास फाइल होती है बाइट कोड कहलाती है। ये बाइट कोड आप कहीं पर भी ले जाएं और अपने प्रोग्राम को वहाँ पे जाके चला लें। तो सिंपली मैं यहाँ कमांड प्रोग्राम से चला के दिखाता हूँ कैसे आप चला सकते हैं। तो जावा हेलो वर्ल्ड, देखिए ये प्रोग्राम आपका चल पड़ा, हेलो वर्ल्ड आ गया एज इट इज़। कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्लास फाइल को उठाना है, दूसरे कंप्यूटर में लेके जाना है जहाँ रन टाइम चल रहा है और वहाँ जाके आपने सिंपल यही कमांड जाके कंपाइल, जावा सी के लिए कंपाइलर और जावा चलाने के लिए। तो ये आप मैनुअली भी सारा अपना कोड राइट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो बेहतर होगा कि आप IDE का सहारा लें। तो ये मेरा IDE है जहाँ पे मैं कोड राइट कर रहा था। अभी हमने ये कोड राइट किया था जावा में, तो ये मैंने आपको चला के दिखा दिया। तो बस अब तक के लिए इतना ही। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को और सिंप्लीफाई करूँ और टू द पॉइंट करूँ और अननेसेसरी चीज़ों में ना जाऊँ। तो कंग्रेचुलेशंस, हमारा पहला प्रोग्राम हमने लिख लिया जावा में। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।